अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। धूप ढलते ही रहमत अली ने अपना हल उठाया और बैलों को हकालते हुए जमींदार चौधरी नियाज की हवेली की जानिब चल दिया। चलते चलते उसने एक नज़र खेत में लहलहाती फसल पर डाली। उसने मकई की फसल उगाई थी। ताज़ा मकई भुट्टे की सूरत में डालियों पर लहरा रही थी। भुट्टे हवा से झूम रहे थे। इस बार की फसल बहुत शानदार हुई थी। ये सब अल्लाह के करम के बाद रहमत अली की दिन रात की मेहनत का नतीजा था। मगर रहमत अली को इस अच्छी फसल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे तो सिर्फ वही 500 रुपये और एक बोरी गंदम मिलना थी जो ज़मींदार नियाज ने उसके लिए मुकर्रर की थी। ये खेत कभी रहमत का था, मगर 2 साल पहले उसकी खड़ी फसल को आग लग गई, जिसकी वजह से रहमत को बहुत नुकसान हुआ और उसे ज़मींदार नियाज से कर्जा लेना पड़ा। ज़मींदार नियाज ने रहमत की सादा लोही का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और सिर्फ 2000 रुपये कर्जा देकर खेत के कागजात पर रहमत का अंगूठा लगवा लिया और रहमत के खेत का मालिक बन बैठा। बेचारा रहमत जो पहले अपने खेत में मेहनत करता था, अब इसी खेत में ज़मींदार नियाज के लिए काम करता था। ज़मींदार नियाज ने रहमत का ही नहीं बल्कि गांव के कई मासूम किसानों की ज़मीन इसी तरह मक्कारी से हथियाई थी। ज़मींदार नियाज न सिर्फ मक्कार था बल्कि बहुत जालिम भी था। वो गांव वालों पर बहुत जुल्म करता था और बेचारे गांव वाले मासूम भोले भाले लोग चुपचाप ज़मींदार नियाज का जुल्म सहते रहते। रहमत सर झुकाए बैलों को हकालते हुए ज़मींदार नियाज की हवेली की जानिब रवां दवां था कि उसे अपना दोस्त हैदर बख्श नजर आया, जो ज़ोर ज़ोर से रहमत को पुकार रहा था। जब हैदर बख्श रहमत के करीब आ गया तो रहमत अपने कंधे पर पड़े कपड़े से अपना पसीना पोंछते हुए हैदर बख्श से बोला, क्या बात है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? रहमत, तूने सुना पड़ोस के गांव में नाटक कंपनी आई है? हैदर बख्श अपनी सांसें दुरुस्त करता हुआ बोला। अच्छा, रहमत ने इश्तियाक से पूछा। रहमत को नाटक देखने का बहुत शौक था। हाँ, और कंपनी आज अपना नाटक दिखाकर कल चली जाएगी, हैदर बख्श ने पुरजोश लहजे में रहमत को बताया। तू चल रहा है ना? आज रात को दोनों भाई चलते हैं नाटक देखने। हैदर बख्श रहमत के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला। नहीं यार, मैं नाटक देखने नहीं जा सकता। रहमत के लहजे में मायूसी थी। वो क्यों? दरअसल जमींदार जी ने आज रात खेतों की देखभाल की ड्यूटी लगाई है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, रहमत ने मायूसी से जवाब दिया। ओहो, हैदर बख्श के मुंह से निकला। तो तू तो नहीं जाएगा नाटक देखने? नहीं, रहमत का मुंह लटका हुआ था। फिर मैं अकेला जाकर क्या करूंगा? मैं भी नहीं जाता, हैदर बख्श ने कहा तो रहमत उसके कंधे पर हाथ से थपथपाते हुए अपने बैलों को हकालने लगा और जमींदार नियाज की हवेली की जानिब चल दिया। बैलों को थान पर बांधने के बाद रहमत ने वहीं पर हाथ मुंह धोया और चौपाल की जानिब चल दिया, जहां जमींदार नियाज अपने खुशामदी मुसाहिबों के साथ बैठा था। सलाम जमींदार जी, रहमत ने चौपाल में दाखिल होकर जमींदार नियाज को सलाम किया। जमींदार नियाज मुनक्कस चारपाई पर गाँव तकिए का सहारा लिए बैठा था। उसके एक हाथ में हुक्का था जिससे वो वक्फे वक्फे से कश लगा रहा था, जबकि उसके दूसरे हाथ और उसके दोनों पांव पर मालछिए मालिश कर रहे थे। आओ आओ रहमते, जमींदार नियाज ने रहमत को देखकर कहा। आज तेरी बारी है ना खेत की निगरानी की? थोड़ी देर बाद जमींदार नियाज रहमत से बोला। जी जमींदार जी, ज़रा ध्यान से निगरानी करना, सो मत जाना, जमींदार ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा। जी जमींदार जी। जा घर जा और जल्दी से खाना वाना खाकर खेत पर पहुंच जा। बेहतर जमींदार जी, रहमत ने जवाब दिया और जमींदार को सलाम करके अपने घर की जानिब चल दिया। बाबा आ गए, बाबा आ गए। रहमत जैसे ही घर पहुंचा, उसके दोनों बेटे उसकी टांगों से लिपट गए। मेरे राजा बेटे, रहमत ने दोनों बेटों को गोद में उठा लिया। बच्चों के शोर की आवाज़ सुनकर रहमत की बीवी भी बावर्ची खाने से निकलकर उनके करीब आ गई। आप आ गए? नहीं, मेरा भूत आया है, मैं बाद में आऊँगा, रहमत ने हंसते हुए जवाब दिया। आप भी ना, उसकी बीवी खामखा शर्मा गई। तुमने बात ही ऐसी की है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और पूछ रही हो कि आप आ गए? रहमत फिर हंसने लगा। अच्छा अच्छा, जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ भाई, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है और आज रात खेत की निगरानी भी करनी है,
रहमत बच्चों को गोद से उतारते हुए बोला, तो आज रात आप खेत पर ही रहेंगे? उसकी बीवी ने पूछा। हाँ, रहमत ने मुख्तसर सा जवाब दिया और बाल्टी में पानी भरकर गुसल खाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद रहमत खाना खाकर अंधेरा होने से पहले पहले खेत पर पहुंच गया। खेत पर पहुंचकर रहमत ने खेत के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर पहरा देने लगा। रहमत को बार बार नाटक का ख्याल आ रहा था जो आज रात पड़ोस के गांव में पेश किया जाने वाला था। रहमत का दिल नाटक में ही अटका हुआ था। अगर मैं किसी को बताए बगैर पड़ोस के गांव नाटक देखने चला जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा? रहमत ने अपने दिल में सोचा। अगर जमींदार जी को मालूम हो गया तो? रहमत के अंदर के डर ने उसे होशियार करना चाहा। जमींदार जी को कैसे मालूम होगा? मैं अंधेरा होने के बाद जाऊंगा और सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। रहमत ने फिर सोचा, हाँ ये ठीक है, अंधेरा गहरा हो जाए फिर पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। चंद कोस दूरी पर तो है पड़ोस का गांव, और फिर सुबह दिन निकलने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। रहमत ने दिल में पक्का इरादा कर लिया। अंधेरा गहरा होते ही रहमत किसी को कुछ बताए बगैर नाटक देखने पड़ोस के गांव की जानिब चल दिया। उसने कपड़े से अपने मुंह को अच्छी तरह ढांप लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अभी रहमत को गए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक मुसाफिर खेत के करीब से गुजरा। उसने जो खेत में लहलहाते भुट्टे देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसे भूख का एहसास भी होने लगा। मुसाफिर ने चंद भुट्टे खेत से तोड़े और खेत के किनारे ही बैठकर सूखी लकड़ियां जमा करके उसमें आग लगाकर उस आग पर भुट्टे सेकने लगा। भुट्टे सेककर मुसाफिर ने वहीं बैठे बैठे भुट्टे खाए। रात का पहला पहर था, ठंडी हवा चल रही थी। पेट भरने से मुसाफिर को ऊँघ आने लगी और खेत किनारे लेटकर सो गया। हवा के झोंकों की वजह से बुझती हुई आग से चंद चिंगारियां उड़ी और उस मुसाफिर पर जा गिरी। आनन फानन मुसाफिर के कपड़ों ने आग पकड़ ली। आग की तपिश और जलन से मुसाफिर की आंख खुल गई, मगर इतनी सी देर में मुसाफिर के कपड़ों ने मुकम्मल तौर पर आग पकड़ ली थी। मुसाफिर चीखते हुए अपने कपड़ों से आग बुझाने लगा, मगर आग भड़कती ही चली गई। मुसाफिर की चीखें सुनकर गांव वाले भी आ गए, मगर उस वक्त तक मुसाफिर पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि आग को बुझा सके, मगर वो कामयाब न हुए और मुसाफिर जलकर कोयला बन गया। मुसाफिर की लाश इतनी जल चुकी थी कि उसकी शनाख्त भी मुमकिन न थी। गांव वालों ने खेत के किनारे एक जली हुई लाश देखी तो सारे गांव में शोर मच गया कि रहमत अली जलकर मर गया। मुसाफिर की लाश को रहमत समझकर उसके घर लाया गया। रहमत के बीवी बच्चे लाश देखकर रोने लगे। गम से रहमत की बीवी और बच्चों का बुरा हाल था। सारा गांव रात भर रहमत के घर जमा रहा और रहमत की बीवी और बच्चों को तसल्लियां देता रहा। सवेरे रहमत की लाश को दफनाने के लिए गांव से बाहर कब्रिस्तान ले जाया गया। उधर रहमत नाटक देखने के बाद तेज तेज कदमों से गांव की जानिब लौट रहा था कि उसे गांव के कब्रिस्तान में हलचल सुनाई दी। ओह, शायद रात को गांव में मौत हो गई। रहमत गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो कब्रिस्तान में हलचल देखकर सोचने लगा। फिरोज चाचा बहुत बूढ़े थे और बीमार थे, शायद उनका ही रात को इंतकाल हो गया है। रहमत ये सोचकर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। कब्रिस्तान में दाखिल होकर रहमत ने देखा गांव के लोग एक ताज़ा बनी कब्र के गिर्द दायरा बनाए खड़े हैं और फातिहा पढ़ रहे हैं। रहमत जल्दी जल्दी कदम उठाकर उनके करीब पहुंचने लगा। अचानक रहमत का पांव एक बोसीदा कब्र के ऊपर पड़ा तो वह कब्र अंदर को धंस गई और साथ ही रहमत कब्र के अंदर गिर पड़ा। रहमत के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। रहमत की चीख सुनकर फातिहा पढ़ते लोग पलटकर देखने लगे। रहमत जिस कब्र में गिरा था वह बहुत पुरानी थी। वहां अब लाश नहीं थी, बस चंद हड्डियां पड़ी थी। रहमत हड्डियों को देखकर खौफजदा हो गया और जल्दी से उसने कब्र से निकलने के लिए कब्र के बाहर की ज़मीन को पकड़ा और उचककर कब्र से निकल पड़ा। कब्रिस्तान में खड़े लोगों ने कब्र से रहमत को निकलते देखा तो उनके चेहरों पर पहले तो हैरत नमूदार हुई, फिर वो सब खौफजदा हो गए। बहुत से लोग तो थर थर काँप रहे थे। रहमत ने कब्र से निकलने के बाद अपने कपड़े झाड़े जिन पर मिट्टी लग गई थी, फिर वो गांव वालों की जानिब बढ़ा। रहमत को अपनी जानिब बढ़ता देखकर सारे लोग थर थर काँपने लगे। भागो भागो, रहमत अली का भूत आ गया। एक आदमी चीखा तो सारे गांव वाले गिरते पड़ते कब्रिस्तान से भागने लगे और फिर जरा सी देर में पूरा कब्रिस्तान खाली हो गया। सिर्फ रहमत अकेला खड़ा रह गया।
और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। गांव वाले क्यों भाग गए और उसे भूत क्यों समझ रहे थे। रहमत थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, फिर सर को झटकते हुए कब्रिस्तान से निकल पड़ा और तेज तेज कदम उठाते अपने घर की जानिब चल दिया। रहमत तेज तेज कदम उठाते हुए अपने घर की जानिब रवां दवां था। उसके कपड़े और मुंह हाथ कब्र में गिरने की वजह से मिट्टी से अट गए थे। रहमत ने अपना चेहरा और हाथ अपने कंधे पर पड़े कपड़े से साफ करने की कोशिश की, मगर कब्र की मिट्टी बुरी तरह चिपक कर रह गई थी। रहमत अपना चेहरा कपड़े से साफ करते हुए गांव के करीब पहुंचा तो उसे शम्स दूध वाला नजर आया, जो अपनी साइकिल पर दूध के डब्बे लिए जा रहा था। शम्सू, रहमत ने शम्स दूध वाले को आवाज़ दी। हाँ रहमते, क्या बात है? शम्सू रहमत के करीब अपनी साइकिल रोकता हुआ बोला। शम्सू, गांव में रात को कौन मर गया? रहमत ने शम्सू दूध वाले के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा। वो अपने रहमत भाई मर गए, शम्सू ने जवाब दिया। रहमत? कौन रहमत? रहमत को अपने अलावा गांव में कोई और रहमत याद नहीं आया, तो उसने पूछा। वो रहमत। शम्सू दूध वाले ने पहले बेख्याली में जवाब दे दिए थे। अब जो उसकी नज़र रहमत पर पड़ी तो खौफ से कांपने लगा और अपनी साइकिल फेंककर गांव की जानिब चीखता हुआ भागने लगा। शम्सू, शम्सू रुक! रहमत ने भागते हुए शम्सू को पकड़ने की कोशिश की। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ, भूत! शम्सू रहमत की गिरफ्त से निकलकर तेजी के साथ गांव की जानिब भाग गया। पागल हो गया है ये, रहमत ने सोचा और फिक्रमंदी से सर हिलाते हुए अपने घर की जानिब चल दिया। रहमत के घर में गांव की सारी खवातीन जमा थी। रहमत की बीवी मुसलसल रोए जा रही थी और गांव की खवातीन उसे दिलासा दे रही थी कि अचानक रहमत के घर का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और सलीमा दाई घर में दाखिल हुई। तुम लोगों ने कुछ सुना? सलीमा दाई फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए बोली। क्या हुआ? गांव की सारी खवातीन सलीमा दाई की जानिब मुतवज्जे हो गईं। वो रहमते, सलीमा दाई कहते कहते रुक गई और अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाने लगी। क्या हुआ? गांव की एक औरत ने बेसब्री से पूछा। वो असगर के अब्बा बता रहे हैं कि रहमते का भूत कब्र फाड़ कर निकल आया है। सलीमा दाई ने पूरी सरार अंदाज में बम फोड़ा। भूत? कई खौफजदा आवाज़ें उभरी। हाँ, भूत, सलीमा दाई अपनी बात में वजन पैदा करती हुई बोली। रहमते का भूत कब्र फाड़ कर निकल आया है और क्या? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, असगर के अब्बा कह रहे थे कि वो भूत कोई 20 फुट लंबा है और उसके हाथ पैर इतने बड़े बड़े हैं। सलीमा दाई की दास्तान गोई पूरे उरूज पर थी। गांव की सारी औरतें कानों के साथ अपने मुंह भी खोले सलीमा दाई की बातें सुन रही थी। रहमत की बीवी भी अपना रोना भूलकर सलीमा दाई की बातें सुन रही थी। सही कह रही हो सलीमा, क्या वाकई रहमते का भूत गांव में आ गया? एक जहां दीदा बड़ी बी ने सलीमा दाई से तस्दीक चाही। सच्ची ताई, वाकई रहमत चचा का भूत गांव में आ गया है। अभी अभी भैया घर आए हैं, वो बता रहे थे कि रहमत चचा के भूत ने उन्हें गांव से बाहर पकड़ लिया और उनका सारा दूध पी गए। रहमत के घर दाखिल होने वाली नौम्र लड़की जल्दी से बोली, जो शम्सू दूध वाले की बहन थी। क्या सारा दूध पी लिया? एक औरत ने हैरत से पूछा। हाँ खाला, भैया बता रहे थे कि रहमत के भूत ने दूध का भारी बर्तन एक उंगली से उठाया और एक ही सांस में मन भर दूध पी लिया। लड़की ने दास्तान में नमक मिर्च लगाकर दास्तान को चटपटा बना दिया। रहमत के घर सब खवातीन शोक भूलकर भूत के बारे में बातें करने लगी। रहमत अपने कपड़े झाड़ता हुआ जिस वक्त अपने घर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर काफ़ी औरतें बैठी हैं। क्या हुआ बहनों? रहमत ने घर में दाखिल होकर गांव की औरतों को मुखातिब किया। रहमत की आवाज़ सुनकर सारी औरतों पर सख्ता तारी हो गया और घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। उस खामोशी को सलीमा दाई की चीख ने तोड़ा। क्या हुआ सलीमा खाला? रहमत मुस्कुराकर सलीमा दाई की जानिब बढ़ा। नहीं, सलीमा दाई ने एक बार फिर जोर से चीख मारी और पीछे की जानिब हटी, मगर उनके पैर आपस में रिपट गए और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अरे खाला, संभल कर, चोट लग जाएगी। रहमत ने बाजू से पकड़कर सलीमा दाई को उठाना चाहा, मगर सलीमा दाई ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और फुर्ती के साथ खड़ी हो गई और फौरन ही दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी।
सलीमा दाई को भागता देखकर गांव की दीगर खवातीन को भी होश आया और वो भी चीखते चिल्लाते हुए रहमत के घर से बाहर की जानिब भाग खड़ी हुई। रहमत हैरत से खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। उसकी अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। वो हैरत से गांव की खवातीन को देख रहा था जो एक दूसरे को धकेलते हुए उसके घर से बाहर निकल रही थी। जरा सी देर में रहमत के घर से गांव की तमाम औरतें चली गईं। अब घर में सिर्फ रहमत और उसके बीवी बच्चे रह गए। रहमत की बीवी अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए फटी फटी नज़रों से रहमत को देख रही थी। क्या हुआ नेकबख्त, ऐसे क्यों देख रही हो? रहमत अपनी बीवी के करीब होता हुआ बोला। रहमत को अपने इतना करीब देखकर उसकी बीवी का सकता टूटा और वो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए चीखने लगी। भूत, भूत बचाओ! रहमत की बीवी वावेला करने लगी। कौन भूत? मैं रहमत हूं। रहमत ने हैरान होकर कहा। खुदा का वास्ता, तुम्हें अपने मासूम बच्चों की कसम, यहां से चले जाओ। रहमत की बीवी उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। हुआ क्या है? सब लोग मुझे भूत क्यों समझ रहे हैं? रहमत अपनी बीवी के करीब होता हुआ बोला। रहमत को अपने इतने पास देखकर उसकी बीवी के साथ उसके दोनों बच्चे भी चीखने लगे। तुम्हें अपने मासूम बच्चों का वास्ता, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। रहमत की बीवी ज़ारो ज़ार रोने लगी। रहमत कुछ देर खड़ा अपनी बीवी को घूरता रहा, फिर चुपचाप घर से निकल गया। गली मुकम्मल तौर पर सुनसान थी, मगर घरों के दरवाज़ों के पीछे से गांव की औरतें खौफजदा अंदाज में रहमत को देख रही थी। रहमत छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वहां से चल दिया। चलते चलते रहमत गांव के बाजार पहुंचा। उसने सोचा अपने दोस्त हैदर बख्श से मिलकर हालात मालूम करता हूं। गांव का बाजार भी बंद था, एक आधी दुकानें भी खुली थी। रहमत हैदर बख्श की दुकान के सामने पहुंचा तो उसने देखा हैदर बख्श अपनी दुकान खोल रहा है। और सुना हैदरे, क्या हालात हैं? रहमत ने बेतकल्लुफी से हैदर के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा। ठीक है, हैदर ने जवाब दिया और पलटकर रहमत की जानिब देखा। रहमत को देखते ही हैदर बुरी तरह कांपने लगा। क्या हुआ हैदरे? रहमत ने हैदर से पूछा। भूत, भूत, रहमते का भूत। हैदर बुरी तरह लरज रहा था। भूत? कौन भूत? भूत, भूत, बचाओ! हैदर जोर से चीखा और अपनी दुकान छोड़कर भागा। हैदर, अरे! रहमत ने जोर से हैदर बख्श को आवाज़ दी, मगर हैदर ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और पूरी कुव्वत से भागता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। रहमत कुछ देर हैदर बख्श की दुकान के सामने खड़ा रहा, फिर आहिस्ता कदमों के साथ अपने खेत की जानिब चल दिया। रास्ते में रहमत को जो गांव वाला नजर आया वो रहमत को दूर से ही देखकर भाग निकलता। रहमत फिक्रमंदी से सर हिलाते हुए अपने खेत पर पहुंच गया। खेत पर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोया और अपने कपड़ों और हाथ मुंह से मिट्टी साफ की और फिर पेट भरकर पानी पिया। उसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, मगर सारा गांव तो उसे भूत समझ रहा था, लिहाजा रहमत को कहीं से खाने का आसरा नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने अपने खेत के किनारे लगे बेरी के दरख्त से बहुत सारे बेर तोड़े और पेट भरकर खाए। फिर एक दरख्त की छांव में बैठ गया और अपने खेत की जानिब देखने लगा। खेत में मकई की फसल लहलहा रही थी। मकई के पौधे हवा के दोष पर झूम रहे थे और सूरज की सुनहरी किरणों में मकई की बालियां सुनहरी लिबास पहने खुश नजर आ रही थी। रहमत कुछ देर दरख्त की छांव में बैठा आराम करता रहा। खेत के आसपास बहुत फालतू घास जमा हो गई थी, इसे साफ कर देना चाहिए। रहमत ने खेत के पास लंबी लंबी घास देखकर सोचा। ये सोचते ही रहमत अपनी जगह से उठा और जमींदार नियाज की हवेली की जानिब चल दिया ताकि जमींदार से घास काटने के लिए दरांती लाए और फालतू घास काट सके। जमींदार जी, आपने सुना रहमत मरने के बाद भूत बनकर गांव में घूम रहा है। चौपाल सजी हुई थी। जमींदार नियाज अपने खुशामदी मसाहिबीन को लेकर बड़े क्रोफर के साथ बैठा था कि एक शख्स ने रहमत के भूत का तस्करा छेड़ दिया। हाँ, सुबह से उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं। क्या वाकई ही वो रहमते का भूत है? जमींदार नियाज ने पूछा। जमींदार जी, खुदा झूठ ना बुलवाए, मैं कब्रिस्तान ही में था। जैसे ही रहमते को दफनाया गया, अचानक कब्र फट गई और अल्लाह मेरी तौबा। एक शख्स बोलने लगा और साथ ही अपने गाल तौबा के अंदाज में पीटने लगा। झूठ बोलूं तो कल का दिन देखना नसीब ना हो। जमींदार जी, रहमते कब्र फाड़ कर निकला। उफ खुदाया, उसकी लाल लाल आंखें बाहर को निकली हुई थी। उसके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर आ रहे थे और वो इतना लंबा था। दूसरा शख्स भी किस्से में नमक मिर्च लगाने लगा।
हर शख्स रहमत के बारे में ज़मींदार से दरोगोई कर रहा था ताकि ज़मींदार की नज़रों में नंबर बढ़ा सकें। रहम ज़मींदार जी रहम, मुझे बचा लीजिए। अचानक चौपाल में शमसू दूध वाला दुहाइयाँ देता हुआ दाखिल हुआ। क्या हुआ शमसू? ज़मींदार रहमत ने पूछा। क्या हुआ, हर तरफ आवाज़ें बुलंद हुई। वो जी, मैं सवेरे ज़मींदार जी का दूध लेकर मंडी जा रहा था कि रहमते का भूत सामने आ गया और शमसू दूध वाला कहते कहते रुक गया। और क्या? ज़मींदार नियाज़ ने बेचैनी से पूछा। वो जी, आपका सारा दूध पी गया। क्या? 4 मन दूध पी गया? अकेला? ज़मींदार नियाज़ हैरान रह गया। जी ज़मींदार जी, वो तो और भी दूध मांग रहा था। जब उसे दूध नहीं मिला तो वो अपने बड़े दांत निकालकर मेरी जानिब बढ़ा, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उसकी गिरफ्त से निकल भागा। शमसू दूध वाला दुहाई देता हुआ बोला। ये तो बड़ा नुकसान हो गया ज़मींदार जी, एक शख्स ने ज़मींदार नियाज़ से कहा। तो ज़मींदार नियाज़ सर हिलाने लगा। सलाम ज़मींदार जी। अचानक हाल में एक आवाज़ गूंजी। सबने चौपाल के दरवाजे की जानिब देखा। चौपाल के दरवाजे पर रहमते खड़ा था। रहमते को देखते ही चौपाल में बैठे सब लोग उछल पड़े और ज़रा सी देर में चौपाल में हलचल मच गई। तमाम लोग चौपाल के दूसरे दरवाजे की जानिब लपके और एक दूसरे को धक्के देते हुए चौपाल से बाहर भागने लगे। भागो भागो, रहमते का भूत आ गया। फिर ज़रा सी देर में चौपाल में बैठे तमाम लोग चौपाल से बाहर भाग गए। चौपाल में रहमत और ज़मींदार नियाज़ ही बाकी रह गए। ज़मींदार नियाज़ की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो थर थर काँप रहा था। ज़मींदार जी, रहमत ने ज़मींदार नियाज़ को मुखातिब किया और उसके करीब हो गया। मत मारो, मुझे मत मारो। ज़मींदार नियाज़ रहमत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह बौखला गया। ज़मींदार जी, मुझे घास काटने वाली दरांती चाहिए। रहमत बोला। वहाँ रखे हैं औजार, ले जाओ, सब ले जाओ, मुझे मत मारना। ज़मींदार नियाज़ खौफ से काँप रहा था। क्या हुआ ज़मींदार जी? रहमत इजहार हमदर्दी की खातिर ज़मींदार नियाज़ के मज़ीद करीब हुआ तो ज़मींदार नियाज़ का चेहरा तो खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गया और वो ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। साथ ही ज़मींदार नियाज़ की धोती भी गीली होती जा रही थी। रहमत ने अजीब नज़रों से ज़मींदार नियाज़ को देखा, फिर चौपाल के कोने में रखे औजारों में से दरांती उठाई और ज़मींदार नियाज़ को दिखाते हुए चौपाल से बाहर निकल गया। रात देर तक रहमत खेत में काम करता रहा। जब रात पूरी तरह भीग गई और हरसू अंधेरा छा गया तो रहमत गांव की जानिब चल दिया। पूरा गांव सो रहा था। हरसू सन्नाटा और तारीकी का राज था। रहमत बड़े बड़े कदम उठाता अपने घर की जानिब बढ़ रहा था कि उसे अपनी गली के नुक्कड़ पर 2 आदमी खड़े नजर आए जिन्होंने अपने मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था। वो एक घर की दीवार फलांगने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ओह, ये तो चोर लगते हैं, रहमत ने दिल में सोचा और तेज तेज कदमों के साथ उन दोनों चोरों के करीब पहुंचा और गरजदार आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग? दोनों चोर रहमत की आवाज़ सुनकर घबरा गए, मगर फिर फौरन ही संभल गए। फिर एक चोर ने अपने लिबास में से एक बड़ा सा खंजर निकाला और ललकार कर बोला, भाग जा यहाँ से हरामखोर, वरना तेरी हथड़ियाँ निकाल दूंगा। दूसरे चोर ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी रहमत के चेहरे पर डाली ताकि रहमत का चेहरा देख सके। रहमत को देखते ही दोनों चोरों की हालत गैर हो गई। चोरों के हाथ से टॉर्च और खंजर गिर पड़े। भूत, भूत! दोनों चोर खौफ से थर थर काँप रहे थे। रहमत ने आगे बढ़कर ज़मीन पर गिरी टॉर्च और खंजर उठाया और टॉर्च की रोशनी चोरों पर डालते हुए गरजा, बोलो तुम दोनों का क्या हाशर करूं? माफ़ कर दो भाई, भूत भाई माफ़ कर दो, आइंदा हम चोरी नहीं करेंगे। वो दोनों रहमत के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भाग जाओ वरना तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा, रहमत गरजदार आवाज़ में बोला। तो वो दोनों चोर सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग खड़े हुए। भागते भागते दोनों चोर खौफजदा नज़रों से मुड़ मुड़ कर रहमत की जानिब देख रहे थे। रहमत ने उन्हें धमकाने की गर्ज से ज़मीन पर पैर मारा। दोनों चोर एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागने लगे। जब वो दोनों चोर रहमत की नज़रों से ओझल हो गए तो रहमत अपने घर के सामने पहुंचा और अपने घर की दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में दाखिल होकर उसने देखा सहन में बिछी चारपाई पर उसकी बीवी और दोनों मासूम बच्चे सो रहे हैं। रहमत ने आगे बढ़कर अपनी बीवी के पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाया ताकि वो जाग सके। कौन है? रहमत की बीवी नींद से जागने के बाद खुमार आलूद लहजे में बोली और चारपाई से उठकर नीचे उतरी।
और करीब रखी लालटेन की लो तेज़ की। फिर जैसे ही उसकी नज़र रहमत पर पड़ी, उसके मुंह से एक तेज़ चीख निकली। वो मज़ीद चीखना चाहती थी, मगर रहमत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख ना सके। अरे नेक बख्त, काहे चीख रही हो? रहमत ने पूछा। मगर रहमत की बीवी हूँ हूँ करके रह गई, क्योंकि उसका मुंह रहमत ने अपने मजबूत हाथों से बंद कर रखा था। रहमत की बीवी ने सर हिलाकर अपना मुंह छुड़ाना चाहा। चीखना मत, रहमत ने अपनी बीवी को तंबीह की। उसने इकरार में सर हिला दिया। रहमत ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया तो उसकी बीवी रहमत से डरकर कई कदम पीछे हट गई और खौफजदा नज़रों से रहमत को देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? रहमत ने उलझनज़दा लहजे में पूछा। खुदा के लिए वापस चले जाओ। रहमत की बीवी रोने लगी। वापस चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? रहमत हैरत ज़दा रह गया। जहाँ सब मरने के बाद जाते हैं। तुम मरकर भी वापस इस दुनिया में कैसे आ गए? रहमत की बीवी बाकायदा सिसकियाँ लेने लगी। मर गया? कौन मर गया? रहमत की हैरत कम होने में नहीं आ रही थी। तुम मर चुके हो। कल रात तुम्हारी जली हुई लाश खेत के किनारे से मिली थी। रहमत की बीवी रोना बंद करके रहमत के सवालों का जवाब देने लगी। कल रात? हाँ, कल रात। कल आधी रात को शोर उठा, सबने देखा कि तुम्हारे कपड़ों में आग लगी हुई है। इससे पहले कि कोई तुम्हारी मदद को पहुंचता और आग बुझाता, तुम जलकर कोयला बन गए थे। रहमत की बीवी फिर रोने लगी। मगर कल रात तो मैं खेत पर था ही नहीं। रहमत के मुंह से अचानक निकला। खेत पर नहीं थे तो फिर कल रात कहाँ थे? रहमत की बीवी एक बार फिर रोना भूल गई। वो कल रात पड़ोस के गांव गया था। रहमत ने नज़रें चुराते हुए अपना जुर्म कबूल किया। क्यों? रहमत की बीवी मुकम्मल तौर पर बीवी का लिबादा उड़ चुकी थी और कड़े तेवरों के साथ रहमत से पूछगछ कर रही थी। वो पड़ोस के गांव में नाटक कंपनी आई हुई थी और वो कल रात अपना नाटक दिखा रही थी। बस किसी को बताए बगैर में वो नाटक देखने चला गया। रहमत ने आहिस्तगी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो फिर वो लाश किसकी थी? रहमत की बीवी सोचते हुए बुड़बुड़ाई और उसने फिर लाश मिलने और उसका चेहरा मस्क होने का सारा किस्सा रहमत को सुना दिया। वो किसी मुसाफिर की लाश हो सकती है जो भुट्टे की लालच में खेत के किनारे रुक गया होगा। तुम्हें तो मालूम है मुझे भुट्टे सख्त नापसंद हैं। मैं भला भुट्टे सेक कर क्यों खाऊंगा? रहमत ने जवाब दिया। इसका मतलब तुम भूत नहीं हो? रहमत की बीवी खुश होकर बोली। नहीं बाबा, मैं इंसान हूँ। लो मेरी उंगली काट कर देख लो। रहमत ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी बीवी ने डरते डरते रहमत की छोटी उंगली अपने दांतों तले दबाई और ज़ोर से उसकी उंगली पर काट लिया। हाय, मर गया। रहमत ने जल्दी से अपनी उंगली अपनी जानिब खींच ली। अरे चंडाल ने इतनी ज़ोर से काट लिया, देख खून निकल आया है। रहमत अपनी उंगली दबाने लगा। सचमुच आप जिंदा हैं? रहमत की बीवी खुश हो गई। हाँ भाई, मैं जिंदा हूँ। कोई भूत वूत नहीं हूँ, रहमत ने जवाब दिया। लेकिन हम गांव वालों को कैसे समझाएंगे? वो सब तो आपको भूत समझते हैं, रहमत की बीवी फिक्रमंदी से बोली। उन्हें भी समझा लेंगे, मगर अभी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। सुबह का भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाने को लाओ। रहमत बोला तो उसकी बीवी बावर्ची खाने की जानिब चल दी। थोड़ी देर बाद रहमत अपने घर में बैठा खाना खा रहा था और साथ ही अपनी बीवी को सारे दिन की रुदात भी सुना रहा था कि किस तरह लोग उसे भूत समझकर उससे खौफजदा हो रहे थे। जमींदार जी भी आपको देखकर डर गए थे? उसकी बीवी ने पूछा। वो? रहमत हंसने लगा। वो तो इतना डर गए थे कि रहमत कहते कहते रुक गया। डर के मारे उनकी धोती गीली हो गई थी। रहमत ने अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया और फिर हंसने लगा। रहमत की बात सुनकर उसकी बीवी भी बेसाख्ता हंस पड़ी। आप जमींदार जी को डराकर अपना मतलब क्यों नहीं निकालते? कुछ देर बाद उसकी बीवी ने उससे कहा। क्या मतलब? देखो, जमींदार ने सारे गांव वालों पर कितने जुल्म किए हैं और धोखे से हमारा खेत भी हथिया लिया। रहमत की बीवी ने तमहीद बांधी। हाँ, तो बात रहमत की समझ में नहीं आई। तो आप जमींदार से बदला क्यों नहीं लेते? मैं कैसे बदला ले सकता हूँ? रहमत बोला। क्यों, भूत तो सबसे बदला ले सकता है, रहमत की बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर मैं भूत कब हूँ? बात अब तक रहमत की समझ में नहीं आई थी। आप भूत नहीं हैं, मगर ये बात मैं या आप जानते हैं। मगर जमींदार तो आपको भूत समझता है और आपसे डरता भी है। रहमत की बीवी फिर मुस्कुराई। ओह, अब बात समझ आई। रहमत भी अपनी बीवी की बात समझकर मुस्कुरा दिया। बस आप देखना मैं आपका कैसा मेकअप करती हूँ।
आप सचमुच भूत नजर आएंगे, रहमत की बीवी खाने के खाली बर्तन उठाते हुए बोली। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले पहले रहमत अपने घर से निकला और जमींदार नियाज की हवेली की जानिब चल दिया। रहमत की बीवी ने उसे अच्छा खासा भूत बना दिया था। उसके चेहरे पर लाल और काले रंग से कुछ इस तरह मेकअप किया था कि रहमत का चेहरा काफ़ी भयानक नजर आ रहा था। रहमत ने मुंह में मसनूई दांत भी लगा लिए थे और उन दांतों पर लाल रंग कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे रहमत के दांतों से खून टपक रहा हो। रहमत के बाल उसकी बीवी ने इस तरह खड़े करके बांधे थे जैसे कि दो छोटे छोटे सींग हों। जब रहमत अपना बड़ा सा मुंह खोलता तो ऐसा लगता जैसे वो सामने वाले को खा जाएगा। रहमत आईने में अपनी सूरत देखकर खुद ही डर गया और फिर हंसने लगा। तुमने सचमुच मुझे भूत बना दिया। बस अब आप थोड़ी सी जानदार अदाकारी करना, फिर देखना हम गांव वालों को जमींदार के मजालिम से कैसे निजात दिलाते हैं। उसकी बीवी ने कहा, अदाकारी की तुम फिक्र ना करो, बड़े बड़े नाटक देखे हैं मैंने, ऐसी अदाकारी करूंगा कि जमींदार के छक्के छूट जाएंगे। रहमत ने जवाब दिया और अपने घर से निकलकर जमींदार की हवेली की जानिब चल दिया। रहमत तेज तेज कदम उठाता जमींदार की हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली के सारे मकीन मीठी नींद सो रहे थे। रहमत पहले भी कई बार हवेली आ चुका था, लिहाजा वो हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। रहमत अली हवेली की छोटी सी बाउंड्री फलांग कर हवेली में दाखिल हुआ और निकासी के पाइप के जरिए हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। रहमत जानता था कि जमींदार नियाज का कमरा ऊपरी मंजिल पर है, लिहाजा रहमत पाइप के सहारे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और जमींदार नियाज के कमरे में बनी खिड़की के पास आया और खिड़की के किवाड़ को धक्का दिया। रहमत की खुशकिस्मती कि खिड़की अंदर से बंद नहीं थी, लिहाजा खिड़की खुल गई। रहमत खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर रहमत ने देखा कि जमींदार नियाज और उसकी बीवी एक बड़ी सी मसहरी पर सो रहे थे। जमींदार नियाज के जोरदार खर्राटों से कमरा गूंज रहा था। रहमत एहतियात से चलता हुआ जमींदार के मसहरी के करीब गया और एक जोरदार तमाचा जमींदार के गाल पर रसीद किया। कौन बदतमीज है? जोरदार तमाचा खाकर जमींदार नियाज हड़बड़ा कर उठ गया और जल्दी से मसहरी पर उठकर बैठ गया और आंखें मसलने लगा। तेरी मौत जमींदार, रहमत गरजदार आवाज में बोला। कौन? रहमत भूत। जमींदार की नींद उड़ गई। वो गिघियाने लगा था। जमींदार की आवाज़ सुनकर उसकी मोटी बीवी भी उठ गई। उसने अपने सामने रहमत के भूत को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। खामोश वरना पहले तेरा खून पी जाऊंगा। रहमत ने जमींदारनी को धमकी दी तो जमींदारनी खौफ से लरजने लगी। उसने अपने हाथों से अपना मुंह सख्ती के साथ बंद कर लिया ताकि उसकी चीख न निकल सके, मगर खौफ के मारे उसका मोटा बदन इस बुरी तरह लरज रहा था कि रहमत को अपनी हंसी जब्त करनी मुश्किल हो रही थी। मगर वो अपनी हंसी को जब्त किए संजीदा शक्ल बनाए जमींदार की जानिब मुतवज्जह हुआ। मुझे मत मारो रहमत, मुझे मत मारो। जमींदार गिड़गिड़ाने लगा। जमींदार, मैं तुझे मारने नहीं आया, लेकिन अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तेरा और तेरी इस मोटी बीवी का सारा खून पी जाऊंगा। रहमत भयानक अंदाज में बोला और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जमींदारनी की जानिब देखा तो जमींदारनी का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया और वह गश खाकर गिर पड़ी। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। जमींदार रोने लगा। तो फिर? रहमत गरजदार आवाज़ में बोला और थोड़ा वक्फा देकर कहने लगा, मेरे घर गंदम और चावल की बोरी और कुछ रुपए भेज देना। ज़रूर, सुबह होते ही भेज दूंगा। ज़रूर भेज देना वरना। रहमत ने अपने दोनों हाथ जमींदार की गर्दन पर रखे तो वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था। चलता हूँ, फिर आऊँगा। इतना कहकर रहमत ने जमींदार की गर्दन छोड़ दी और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ खिड़की के पास आया। फिर खिड़की के पास पहुंचकर रहमत ने अपने दोनों बाजू फैलाए। रहमत की बीवी ने रहमत के बाजुओं पर एक काला कपड़ा इस तरह बांधा था कि रहमत के बाजू फैलाने की वजह से ऐसा लगता था जैसे रहमत के बाजुओं पर है और रहमत उड़ सकता है। फिर रहमत खिड़की पर चढ़कर इस तरह कूदा जैसे उड़ रहा हो। जमींदार नियाज खौफजदा सा बैठा रहमत को देख रहा था। रहमत के इस तरह खिड़की से कूदने पर जमींदार की रही सही जान भी निकल गई और उसे पूरा यकीन हो गया कि रहमत भूत है। रहमत हवेली से बाहर निकलकर अपने खेत पर आ गया और सारा दिन खेत पर ही रहा। रात गहरी होने पर रहमत अपने घर पहुंचा। घर में उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को सुलाकर रहमत का इंतजार कर रही थी। रहमत के घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने उसको
जमींदार की हवेली से आई गंदुम और चावल की बोरी दिखाई और पैसों के मुतालिक भी बताया। रहमत ने भी रात का किस्सा अपनी बीवी को सुनाया तो दोनों खूब हंसे। उधर शाम को चौपाल में जमींदार नियाज ने अपने मुसाहिबीन को रात का किस्सा बताया। जमींदार जी, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। अगर रहमते का भूत मेरे मुंह में खाक, अगर उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो। जमींदार का एक चहीता मसाहिब बोला तो जमींदार की परेशानियों में इजाफा हो गया। जमींदार जी, भूतों पर तो हमारे हथियार भी काम नहीं करेंगे, एक और शख्स बोल उठा। जमींदार जी, एक छोटे से कद का काला शख्स राजदाराना अंदाज में बोला। चंद कोस दूर एक पीर साहब रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन्होंने कई भूतों को पकड़कर बोतल में बंद किया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उन्हें ले आऊं। क्या वाकई पीर जी रहमते के भूत से निजात दिला देंगे? जमींदार नियाज उछल पड़ा। यह रहमते का भूत तो बहुत छोटा सा भूत है, पीर साहब ने तो बड़े बड़े भूतों को सीधा कर दिया है। यह रहमते का भूत तो आखिर चीज़ ही क्या है? आप देखिएगा जमींदार जी, पीर साहब बस एक दफ़ा चिल्ला खींचेंगे और रहमते का भूत सर पर पांव रखकर भाग जाएगा। ऐसी बात है तो जाओ और फौरन पीर जी को इज्जत से लेकर आओ। जमींदार नियाज ने बेचैनी से कहा। जमींदार जी, कुछ रुपए मिल जाएं और आपकी सवारी मिल जाए तो आज रात ही पीर साहब को ले आऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर, जमींदार ने अपने मुंशी को आवाज़ दी। इसको 1000 रुपये दे दो और मेरा तांगा भी तू ले जा। जमींदार ने पहले मुंशी फिर उस शख्स से कहा। देख, पीर जी को बड़ी इज्जत से लेकर आना। वो जब पैसे लेकर जाने लगा तो जमींदार ने हाँक लगाई। आप फिक्र ना करें जमींदार जी, बस आप पीर साहब का इस्तकबाल उनके शाया निशान कीजिएगा। वो शख्स चौपाल से जाते जाते बोला। तू फिक्र ना कर, पीर जी की खातिर में कोई कमी ना होगी। जमींदार ने जवाब दिया तो वो शख्स मुतमईन होकर चौपाल से निकल गया। जमींदार जी, अगर पीर साहब आ गए तो समझो आपका काम बन गया। उस मनहूस रहमते के भूत से निजात मिल जाएगी। मुंशी ने जमींदार से राजदाराना अंदाज में कहा। हाँ, बस एक दफ़ा उस रहमते के भूत से निजात मिल जाए, फिर देखना रहमते के बीवी बच्चों का क्या असर करता हूँ। जमींदार नियाज ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए जवाब दिया। अगले दिन सूरज निकलने के बाद रहमत एक दरख्त के नीचे लेटा था। रात उसने अपने घर में गुजारी और सुबह होने से पहले पहले वो वापस खेत पर आ गया था। गांव वालों ने रहमत के भूत के डर से उस खेत की जानिब आना छोड़ दिया था। रहमत आंखें मूंदे लेटा था कि हुक्का गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगी। हुक्के की आवाज़ सुनकर रहमत ने आंखें खोली और अपनी जगह से उठकर बैठ गया और फिर अपने कपड़े झाड़ता हुआ हुक्के की आवाज़ की सिमत चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसके खेत से कुछ फासले पर एक साफ जगह पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है और उस सफ़ेद कपड़े पर एक बारिश शख्स, जिसकी नाक तोते की तरह मुड़ी हुई थी और मक्कारी और खबासत उसके चेहरे से झलक रही थी। वो शख्स उस सफ़ेद कपड़े पर बैठा हुक्का पी रहा था। उस शख्स ने अपने गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई थी। उसके हाथ में बहुत सारी अंगूठियां थीं। उस शख्स के पास एक बड़ा सा कनस्ता रखा था। उस शख्स का घोड़ा कुछ फासले पर खूंटे से बंधा हुआ घास खा रहा था। उस शख्स ने अपने अतराफ एक बड़ा सा दायरा खींच रखा था। हुक्का पीते पीते वो शख्स कभी कभी मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगता। शायद वो शख्स कोई वजीफा वगैरह कर रहा था। ये वही पीर साहब थे जिन्हें जमींदार नियाज ने रहमत के भूत को पकड़ने के लिए बुलाया था और इन पीर साहब ने जमींदार नियाज से इस काम की बड़ी भारी रकम भी ईंट ली थी। दरअसल ये पीर भी एक फराडिया था और इन्होंने सिर्फ खाने कमाने के लिए पीर का बहरूप बदल रखा था। रहमत छोटे छोटे कदम उठाता हुआ पीर साहब का जायज़ा लेते हुए उनके करीब पहुंचा और पीर साहब के करीब पहुंचकर ज़ोरदार आवाज़ में सलाम किया। रहमत की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर पीर साहब घबरा गए और हुक्के की नह उनके हाथ से छूट गई और हुक्का एक जानिब गिरने लगा। रहमत ने जल्दी से हुक्के को पकड़कर उसे गिरने से बचाया। वालेकुम अस्सलाम। पीर जी ने हस्बे आदत रहमत के सर पर हाथ फेरा। बैठो, पीर जी रहमत के लिए जगह बनाते हुए बोले तो रहमत पीर जी के सामने अदब से बैठ गया। आप कौन हैं और यहाँ कैसे बैठे हैं? रहमत ने बैठने के बाद पूछा। हम पीर हैं, पीर कड़वे लाल। पीर कड़वे लाल? पीर मीठे लाल तो सुना था, ये कड़वे लाल? रहमत पीर का नाम सुनकर हैरतज़दा रह गया। वो हमारा छोटा भाई है पीर मीठे लाल और हम उसके बड़े भाई हैं पीर कड़वे लाल। पीर जी अपना लहजा रौबदार बनाते हुए कहने लगा। आप यहाँ कैसे बैठे हैं? रहमत ने फिर पूछा। सुना है तुम्हारे गांव में कोई भूत आ गया है, पीर जी हुक्के का कश लगाते हुए कहने लगे।
हाँ जी, बड़ा खतरनाक भूत है। रहमत ने सहम जाने की अदाकारी की। ज़रा हमारे सामने आने दो, फिर देखते हैं कि कितना खतरनाक भूत है। पीर जी अपना सीना फुलाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहने लगे। आप उस भूत का क्या करेंगे? रहमत ने पूछा। मैं उसे पकड़ूंगा। लेकिन भूत तो बहुत ताकतवर होते हैं, आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे? रहमत ने नासमझी के अंदाज में पूछा। तुम हमें नहीं जानते, हमने बड़े बड़े भूतों को पकड़कर सीधा कर दिया है। यह रहमते का भूत तो मामूली भूत है। पीर जी शेखी बघाड़ते हुए बोला। इस कनस्तर में क्या है? रहमत ने पास रखे बड़े से कनस्तर के बारे में पूछा। इसमें तेल है। तेल? क्या भूत तेल से पकड़े जाते हैं? रहमत ने हैरान होकर पूछा। भाई तुम बहुत सवाल करते हो, क्या तुमने कभी रहमत के भूत को देखा है? पीर जी रहमत के सवालात से उकता गए तो खुद सवाल कर डाला। हाँ जी, कई बार देखा है मैंने रहमत के भूत को, वो बहुत ताकतवर और खूनख्वार है। रहमत ने लहजे में खौफ पैदा करते हुए जवाब दिया। ज़रा मेरे सामने तो आए, फिर देखता हूँ कितना ताकतवर है रहमत का भूत। इस बोतल में बंद करके ना ले जाऊं तो मेरा नाम भी पीर कड़वे लाल नहीं। पीर जी अपने लिबास में से शीशे की बोतल निकालकर रहमत को दिखाते हुए बोले। इतनी सी बोतल में कैसे आएगा इतना लंबा चौड़ा रहमत का भूत? रहमत ने हैरत का इजहार किया। मैं उसे धुआं बनाकर इस बोतल में बंद करके ले जाऊंगा, पीर जी ने जवाब दिया। दिन बहुत चढ़ गया, आज अभी तक नजर नहीं आया वो रहमत का भूत। सुना है दिन के वक्त यहीं पर रहता है। कुछ देर बाद पीर जी चारों तरफ देखते हुए कहने लगे। शायद आपके डर से भाग गया होगा। रहमत ने जवाब दिया तो पीर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? पीर जी ने अपनी तारीफ से खुश होकर रहमत की भी तारीफ कर दी। जी मेरा नाम रहमत अली है। रहमत अली, अच्छा नाम है। क्या क्या रहमत अली? रहमत अली का भूत? पीर ने पहले रवानी में रहमत को जवाब दिया, मगर जब रहमत के नाम पर गौर किया तो उनकी गिग्गी बंध गई। जी हाँ पीर जी, मैं हूँ रहमत का भूत, पकड़िए मुझे। रहमत पीर जी के सामने खड़े होकर गरजदार आवाज में बोला। तो पीर जी बुरी तरह घबरा गए। तो तुम भूत, मेरे इतने करीब, बचाओ बचाओ। रहमत की गरजदार आवाज सुनकर पीर कड़वे लाल के रहे सहे औसान भी खता हो गए। तुमने तो बड़े बड़े भूतों को पकड़ा है ना, लो मुझे भी पकड़ कर दिखाओ। रहमत जोरदार आवाज में धाड़ा। रहमत की धाड़ सुनकर पीर कड़वे लाल फौरन वहां से उठकर भागने लगा, मगर रहमत ने उनके कुर्ते का दामन पकड़ लिया और उन्हें भागने नहीं दिया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, तुझे खुदा का वास्ता, छोड़ दे मुझे। पीर कड़वे लाल गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे पकड़कर बोतल में बंद करो। रहमत जिद्दी बच्चों की तरह मचलने लगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दे भूत बेटे। पीर कड़वे लाल ने अपना दामन छुड़ाने की गर्ज से जोर लगाया तो उनका दामन फट गया और वो सीधे तेल के कनस्तर में मुंह के बल गिर पड़े। अब सूरत हाल ये थी कि पीर कड़वे लाल का सर तेल के कनस्तर के अंदर था और उनकी टांगें आसमान की जानिब लहरा रही थी। रहमत ने आगे बढ़कर पीर कड़वे लाल की दोनों टांगें पकड़कर जोर से घसीटी तो पीर कड़वे लाल का सर तेल के कनस्तर से बाहर निकल आया। तेल के कनस्तर से निजात पाते ही पीर कड़वे लाल लोट लगाते हुए रहमत से दूर चले गए। पीर कड़वे लाल का सर और कपड़े तेल और मिट्टी से अट गए थे और वो अजीब मौजिका खेज चीज नजर आ रहे थे। रहमत से दूर होते ही पीर कड़वे लाल भागकर अपने घोड़े के ऊपर बैठा और घोड़े को चाबुक मारा ताकि वहां से भाग सके, मगर घोड़ा तो खूंटे से बंधा हुआ था, लिहाजा उनके चाबुक मारने के बावजूद घोड़ा सिर्फ जोर लगा सका मगर आगे ना बढ़ सका। पीर कड़वे लाल समझे कि घोड़े को पीछे से रहमत के भूत ने पकड़ लिया है। वो फिर गिड़गिड़ाने लगे। छोड़ दे भूत बेटे, खुदा के वास्ते छोड़ दे। घोड़े के बार बार जोर लगाने की वजह से खूंटा जमीन से उखड़ गया और घोड़ा तेज दौड़ने लगा। घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से रस्सी से बंधा खूंटा बार बार उछल के पीर कड़वे लाल के गंजे सर पर पड़ता और वो ये समझते कि रहमत का भूत उनके सर पर तमाचे मार रहा है। वो बार बार गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रहे थे। आखिरकार घोड़ा पीर कड़वे लाल को लेकर जमींदार नियाज की हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचने तक कड़वे लाल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके कपड़े फट चुके थे, तेल मिट्टी और सर से बहते खून ने उनका चेहरा अजीब मौजिका खेज बना दिया था। पीर कड़वे लाल हवेली के सामने पहुंचकर घोड़े से गिर पड़ा। क्या हुआ, क्या हुआ? पीर कड़वे लाल की हालत देखकर जमींदार और उसके मुसाहिबीन घबरा गए। तेरा सतिया नाश जाए जमींदार, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। आज तूने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे कमबख्त, तूने ये नहीं बताया कि रहमत का भूत इतना खतरनाक है। हाय, मार ही डाला था जालिम ने।
किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई। ओह, हड्डी पसली एक कर दी उस भूत ने। बस अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मेरी वापसी का बंदोबस्त कर। पीर कड़वेलाल हाँफते कांपते बोला। रात को रहमत ने हंस हंस कर जाली पीर का किस्सा अपनी बीवी को सुनाया तो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। खूब हंसने के बाद रहमत की बीवी बोली, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? आप कब तक भूत बने रहोगे? बस कल आखिरी दिन है इस भूत के बहरूप का। तुम तैयार रहना, कीमती चीज़ें एक पोटली में बांधे रखना। हम कल शाम को ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बस आज रात एक आखिरी काम कर लो। रहमत ने जवाब दिया तो उसकी बीवी सर हिलाने लगी। अगले दिन सुबह का सूरज निकलने से पहले रहमत जमींदार की हवेली पहुंचा और निकासी के पाइप के जरिए जमींदार के कमरे में पहुंच गया। जमींदार नियाज अपनी मसेरी पर औंधे मुंह सो रहा था। आज वो अकेला था, उसकी बीवी साथ नहीं थी। शायद उसकी बीवी ने भूत के डर से अपना बिस्तर दूसरे कमरे में लगा लिया था। कमरे में जमींदार के खर्राटे गूंज रहे थे। रहमत ने आगे बढ़कर एक जोरदार लात जमींदार नियाज की कमर पर रसीद की। लात इतनी जोर से मारी गई थी कि जमींदार लुढ़कता हुआ मसेरी से नीचे जा गिरा और साथ ही हड़बड़ाकर उठ गया। आंखें खोल जमींदार, मैं तेरी मौत, रहमत ने गरजदार आवाज में कहा। रहमत की इतनी गरजदार गुस्से भरी आवाज सुनकर जमींदार खौफ से कांपने लगा। रहमत, खौफ के मारे जमींदार के मुंह से पूरा जुमला अदा नहीं हुआ। आज तेरा सारा खून पी जाऊंगा और तेरा सारा मांस खा जाऊंगा। रहमत खौफनाक अंदाज में जमींदार की जानिब बढ़ा। मुझे माफ कर दो रहमत भाई, मैं जमींदार खौफ से लरज रहा था। आज तूने एक पीर भेजा था मुझे काबू करने के लिए, रहमत गरजा। गलती हो गई, माफ कर दो। जमींदार ने रहमत के सामने हाथ जोड़े। तुझे माफ कर दूं? नामुमकिन। आज तो मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। रहमत ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। रहमत के सफ़ेद चमकते दांतों पर खून लगा देखकर जमींदार के रहे से ओसान भी खता हो गए और वह खौफ से लरजने लगा। साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रहमत ने आगे बढ़कर अपने मजबूत हाथों से जमींदार की मोटी गर्दन पकड़ी तो जमींदार बेबस परिंदे की तरह रहमत के मजबूत हाथों में फड़कने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्यारे रहमत भाई। जमींदार रहमत के सामने बाकायदा रोने लगा था। मैं तुझे एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। रहमत ने जमींदार की गर्दन से अपने हाथ हटाते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जमींदार अपनी मोटी गर्दन सहलाते हुए बोला। अपनी जान बचाने के लिए वो रहमत की सारी शराइत मानने को तैयार था। पहले शर्त सुन लो, रहमत ने कड़कदार आवाज में कहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जमींदार ने आजिजाना अंदाज में जवाब दिया। तमाम किसानों को जिनकी ज़मीनें तुमने जुल्म सितम करके कब्जा कर रखी हैं, उन सब किसानों को उनकी ज़मीनें वापस कर दोगे और उन सब से माफ़ी भी मांगोगे, रहमत गरजा। मुझे मंजूर है, जमींदार ने जल्दी से जवाब दिया। जैसे कि अगर उसने रहमत की शर्त मानने में देर की तो उसकी जान निकल जाएगी। और मेरे घर एक तांगा जिसमें अनाज की बोरियां लदी हों और 10,000 रुपये भिजवा देना, वरना। रहमत एक बार फिर गरजा। हाँ, भेज दूंगा, सब भेज दूंगा। जमींदार रहमत के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला। चलता हूँ, रहमत ने कहा और अपने हाथ फैलाकर खिड़की तक आया। खिड़की के पास आकर रहमत दोबारा जमींदार की जानिब मुड़ा। जमींदार खौफजदा नज़रों से रहमत को देख रहा था। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, मगर यहाँ की खबरगिरी करता रहूँगा। अगर तूने कभी किसी पर जुल्म किया तो मैं वापस आकर तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि याद रखना। रहमत जमींदार की जानिब देखकर खौफजदा अंदाज में गरजा और फिर खिड़की पर चढ़कर खिड़की से बाहर इस तरह कूदा जैसे हवा में उड़ रहा हो। अगला दिन गांव वालों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया। जमींदार नियाज न सिर्फ उनकी ज़मीन के कागजात वापस कर रहा था, बल्कि हाथ जोड़कर उन सबसे अपने जुल्म सितम की माफ़ी भी मांग रहा था। तमाम गांव वाले हैरतज़दा और मुताज्जिब थे, मगर साथ ही खुश भी थे। खुशी उनके चेहरों पर रक्सां थी। उसी शाम रहमत के घर एक तांगे में चावल और गंदम की बोरियां लेकर खुद जमींदार पहुंचा और उसने रहमत की बीवी को 10,000 रुपये भी दिए और अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी भी मांगी। जमींदार नियाज के जाने के बाद रहमत की बीवी अपने कीमती सामान की पोटली और अपने बच्चों को लेकर तांगे में सवार हो गई और गांव से बाहर जाने वाली सड़क की जानिब चल दी। गांव से काफ़ी दूर निकलने के बाद एक जगह रहमत भी तांगे में सवार हो गया। रहमत को देखकर उसके दोनों बच्चे सहम गए। अम्मी भूत, रहमत का छोटा बेटा भूत कहकर अपनी माँ से लिपट गया। रहमत की बीवी ने उसे प्यार से गोद में उठाया और उसके गालों पर प्यार करते हुए कहने लगी,
नहीं बेटा, ये भूत नहीं है, ये आपके बाबा हैं। इतना कहकर रहमत की बीवी ने बच्चे को रहमत की गोद में दे दिया। रहमत बच्चे को प्यार करने लगा। ये देखकर रहमत का बड़ा बेटा भी बाबा कहकर रहमत से लिपट गया। रात गहरी होने से पहले रहमत एक दूर दराज गाँव में पहुंच गया और अब भी रहमत इस गांव में रहता है और परचून की दुकान चलाता है और हक हलाल की रोजी कमाता है। और जब भी उसे जमींदार नियाज का ख्याल आता है तो वो और उसकी बीवी दोनों पुरानी बातें दोहराकर खूब हंसते हैं। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। शबनम खान साहिबा हैं मुंबई इंडिया से, बशारत अली साहब हैं इंग्लैंड से, तलहा साहब हैं औरंगी टाउन कराची पाकिस्तान से, एमाज़म साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, सरफराज अहमद मंसूरी, शहर का नाम नहीं लिखा, तौसीफ़ अख्तर साहब हैं बनारस इंडिया से, मोहम्मद शावेज साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से, राव आमिर साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से, शहजाद SR साहब हैं हरिद्वार इंडिया से, फरियाल महताब साहिबा हैं पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, सादिका अफजल साहिबा हैं शारजा से, और इरम मुनीर साहिबा हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।